नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताते हैं कि सरकार नई और पुरानी सभी योजनाएं किस तरीके से लागू कर रही हैं जो प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी और कल्याणकारी है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दे दिया। इस फैसले के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचा और सीएम का आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम ने भी सिखों को बधाई दी है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के साथ ही हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कानूनी लड़ाई पर विराम लग गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों का दावा है कि वर्ष 1947 और 1966 के बाद हरियाणा के सिख समुदाय को अगर खुशी मिली है तो वो इस फैसले पर मिली है। जब से पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश बने हैं तब से ही हरियाणा के गुरुद्वारों का संचालन पंजाब के अमृतसर गुरुद्वारे द्वारा ही किया जा रहा है। हमें कुछ भी काम करना होता है तो छोटी छोटी चीजों के लिए अमृतसर गुरुद्वारा कमेटी से अनुमति लेनी होती है। अब प्रदेश के गुरुद्वारा का संचालन हमारे हाथ में होगा। हरियाणा निवास में प्रदेश भर के मुख्य गुरुद्वारों से आए प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के सिखों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के लिए अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के हक में जो निर्णय सुनाया है वो राज्य के सिखों की वैचारिक फतेह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिखों की भावनाओं की कद्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के केस की अच्छे से पैरवी की। उन्होंने कहा कि जब पटना साहिब व दिल्ली राज्य के अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन सकती है तो हरियाणा की क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुद्वारों का भी इतिहास रहा है। हमारे कई सिख गुरु इन ऐतिहासिक गुरुद्वारों में कभी न कभी अवश्य आए हैं और समाज को जागरूक किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूरा सिख समाज एकता व भाईचारे की भावना से एकजुट होकर चलेगा और समाज हित में बेहतरीन कार्य करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सिख समाज को उनकी उम्मीद के अनुसार पूरा सहयोग मिलेगा। सभी मिलकर समाज का भला करेंगे। एक असी बहुत वड्डा एक ये समझो कि एक वैचारिक फतेह ये साड़ी हुई है कि हरियाणा दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये अलग बनाने का जो रास्ता है ये अपना साफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा देती है। सिख समाज का मानयोग दशम पातशाही उन्होंने अपना एक इतिहास है और इतिहास ही जानने कि उन्होंने कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट वास्ते कोई काम किए नहीं है। उसलिए सुत्ता समाज से सुत्ते समाज को जगाने वास्ते उन्होंने एक भावना भरने वास्ते देश की धर्म की ये विचार पैदा करने वास्ते और उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, सारे जीवन लगाते। आखिर इस पंथिक समाज को इकट्ठा रखने वास्ते दशम पातशाही तो बाद तय होया कि भी साढ़े हुण फाइनल 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब होंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब हुण उन्होंने असीं गुरु मन्ने। आखिर उन्होंने गुरु मन्निया तो फिर इस समाज की एकता गुरु ग्रंथ साहब के इर्द गिर्द हो गई और गुरु ग्रंथ साहब की जी पद पातशाही है वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे सारे सेंटर हो गए कि भी सारे समाज में असीं इकट्ठा रखना। हुण स्टेटां दो अलग अलग हो गई। सोसाइटी दे विच आखिर सब ने तालमेल अपना रखना ही होंदा। एक एंटिटी है, स्टेट एक इकाई है, स्वतंत्र इकाई है तो उत्थे दा समाज भी स्वतंत्र रूप नाल अपने हिसाब नाल चले, सरकार दे नाल तालमेल रख के चले। पंजाब दी SGPC
ਉਹਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਗੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ उम्मीद रखते हो, अपेक्षा रखते हो, वो असी पूरी कर देंगे। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया गया, साथ ही सभी को बधाइयां दी गई। उन्होंने कहा कि जब से भारत के टुकड़े हुए यानी पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुआ, तब से ही हरियाणा के गुरुद्वारों का संचालक पंजाब के अमृतसर गुरुद्वारे द्वारा किया जाता था। हमें कुछ भी काम करना होता था तो छोटी छोटी चीजों के लिए अमृतसर गुरुद्वारा कमेटी से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब संचालन हमारे हाथ में है और हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं। देश विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਟਰਸਟ, ਬੋਰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार जगदीश झिंडा, सरदार भूपेंद्र सिंह, बाबा सुखदेव, संत बाबा गुरमीत सिंह, हरपाल सिंह, रणवीर सिंह, हरप्रीत सिंह नरूला, जनरल सिंह, जगदेव सिंह गावा के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अनावश्यक पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि महत्वपूर्ण विभागों में जरूरत के आधार पर नए पद सृजित करते हुए उनमें ही नियुक्तियां दी जा सकें। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनोहर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल राज्य में सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों तथा बोर्ड एवं निगमों में अनावश्यक पदों को खत्म करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि महत्वपूर्ण विभागों में जरूरत के आधार पर नए पद सृजित होते हुए उनमें भी नियुक्तियां की जा सके।
हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी विभागों में करीब 13,462 पदों की समाप्ति कर दी है। सरकार ने इन पदों को अनावश्यक करार दिया है। सबसे अधिक जनस्वास्थ्य विभाग में पदों पर कैंची चली है। जनस्वास्थ्य विभाग में 4,446 पदों को खत्म किया गया है। लोक निर्माण विभाग में 3,535 पदों को खत्म किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 2,857 पदों पर कैंची चली है। शिक्षा विभाग में फिलहाल कोई पद खत्म नहीं किया गया है। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में आधे से ज्यादा पद खत्म किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने मौलिक शिक्षा के 90,765 और माध्यमिक शिक्षा के 62,928 पदों को बरकरार रखा है। हालांकि उच्चतर शिक्षा के 11,767 पदों में मात्र 148 पदों में ही कटौती की गई है। अब राज्य में नौकरियों की भी बारिश होगी। हरियाणा में सरकारी विभागों में कुल 4,58,808 स्वीकृत पद थे, जिनमें 13,462 पदों की कटौती करते हुए अब स्वीकृत पदों की संख्या 4,65,346 कर दी गई है। इनमें 2,62,849 पद भरे हुए हैं। 1,82,497 पद अभी भी खाली हैं। इनमें से 28,013 पदों पर अनुबंध के आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए गए। विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 नई भर्तियां की जाएंगी। मोटे तौर पर अब सरकारी विभागों में 1/3 से ज्यादा पद खाली हैं। यानी हरियाणा में बड़े स्तर पर नौकरियां अब मिलने जा रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति के तहत काम किया जा रहा है और उसका असर अब धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के युवा अब विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नौकरियां निकालने के साथ साथ हरियाणा सरकार ने हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना 2022 के जरिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म और लघु विभाग में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा इन योजना में 3 साल तक सभी हरियाणा के उद्योग या इंडस्ट्री को प्रति युवा को रोजगार देने के लिए 3,000 रुपए प्रति महीना प्रदान करना है। हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही कई और कदम युवाओं के लिए लगातार उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के किसानों को खरीफ प्याज की खेती से डबल फायदा होगा, क्योंकि राज्य सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपए देगी। क्या है इस विधि को अपनाने के फायदे, ये रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर राज में किसान बन रहे आत्मनिर्भर। खरीफ प्याज की खेती से डबल मुनाफा। हरियाणा सरकार देगी प्रति एकड़ 8,000 रुपए। इस समय भारत सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत खरीफ प्याज को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 5 राज्यों को सरकार ने एक खास प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। प्याज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में विशेष जोर दिया जा रहा है और इसी वजह से मिशन की शुरुआत की गई है। कि सबसे पहले जो प्याज का तरीका था, खरीफ में सीड के द्वारा लगाई जाती थी। कुछ राज्यों में आज भी सीड बहुत लगाकर जो है सीडलिंग के द्वारा जो है वो प्याज उगाई जाती है खरीफ सीजन में। कुछ राज्यों में अभी फार्मर्स, किसान जितने भी हमारे इतने जागरूक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये एक दूसरा ऑप्शन है गंठियों का। क्योंकि बरसात खरीफ में जब ये हम प्याज का वो तैयार करेंगे नर्सरी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नर्सरी तैयार करने में। जब किसान, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नर्सरी तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर उसको जो है अच्छे से सीडलिंग तैयार कर लिया नर्सरी प्याज की। उसके बाद में फिर उसकी जब 40-45 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसको फिर रोपाई कर देते हैं, जैसा कि अभी ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादातर किसानों की हो चुकी है। कुछ किसानों के पास समय नहीं है नर्सरी पैदा करने का या नर्सरी की देखरेख करने के लिए। जो किसान भाई समय बचाकर और बगैर रिस्क के करना चाहते तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये
सबसे अच्छा तरीका है कि आप गंठियों द्वारा प्याज पैदा करें। अब आता है गंठियों द्वारा प्याज करने का भी ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। मैं आगे ये भी चाहूँगा निफ्को के थ्रू कि ये किसानों को प्याज का बीज देकर यही गंठियाँ बनवाएं अपने यहाँ, और उन गंठियों का यही उस गंठियों को किसान को यहाँ दें और उससे प्याज बने। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा अभी जनवरी फरवरी के महीने में प्याज का बीज के द्वारा गंठियाँ बनाई जाती हैं, और ये खासतौर से राजस्थान एरिया में सबसे ज़्यादा गंठियों का प्रचलन है, गंठियों के द्वारा प्याज बनाना। हम प्रयास करेंगे कि हम लोग बीज देकर और किसानों के यहीं अपना गंठियाँ प्रोडक्शन कराएं, और यहीं का प्रोडक्शन होकर उसको 2-3 महीने स्टोर कर कर किसान स्वयं फिर उसको 10-15 अगस्त के आसपास उसको रोपाई कर दे। सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर दूसरा क्या है कि जिस तरीके से ये मल्चिंग पे लगाया जा रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। इस एरिया में किसानों के लिए बिल्कुल एक नया प्रकरण है कि अगर नए तरीके से ये इस तरीके का सक्सेस हो गया तो काफ़ी अच्छा किसानों का वो रहेगा। और धीरे धीरे देखिए सरकार भी चाहती है कि आज धान की तरफ से थोड़ा सा रुझान किसान का कम हो, और धान की तरफ से रुझान कम होकर कुछ सब्जियों की तरफ जो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कि खरीफ प्याज का उत्पादन लें। और जब इस समय प्रोडक्शन निकलेगा, ये निकलेगा प्रोडक्शन इसका नवंबर दिसंबर में, और उस समय रेट बहुत अच्छा रहता है। भारत सरकार ने इसी वजह से ही इस खरीफ ऑनियन का ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, रिसर्च किया NHRDF के थ्रू। ये काफ़ी बड़ा एक ये अचीवमेंट रहा है कि जब एक रबी सीजन की हम प्याज लगाते हैं तो पूरे साल भर टिक नहीं पाती, कैसे कंज्यूम हो पूरे साल भर के लिए। तो इसलिए बीज की कुछ ये वैरायटी निकाली हमारे थ्रू भी। एक ये एग्रीफाउंड डार्क रेड है NHRDF के थ्रू, और L883 है। 2 वैरायटी ऐसी हैं कि जो हमारी बरसात में सबसे अच्छा रहता है। और ये L883 का रिजल्ट और भी अच्छा है क्योंकि वो 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। जो हमारी 100-110 दिन में ये ADR होती है, वो 90 से 100 दिन के बीच में L883 हो जाती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसके थ्रू भी गंठियाँ तैयार की जा सकती हैं। तो अब आज के डेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। जो किसान भाई इंटरेस्टेड हैं विदाउट गंठियों के, तो उनको मेहनत करके नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। और जो किसान भाई नर्सरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं डायरेक्ट गंठियों से, तो वो गंठियाँ बना लें अपना। गंठियाँ बनाने के लिए वही 4 से 5 किलो बीज लगता है, और उसी हिसाब से नर्सरी जो पहले जो बीज पड़ता है 8 से 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से, उसी हिसाब से बीज पड़ता है, और गंठियाँ तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साहब अगर मल्चिंग सीट की बात करें तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है किसान भाइयों को? देखिए जैसा कि अभी ये फर्स्ट टाइम यहाँ इस एरिया में, ये बिल्कुल फर्स्ट लुक है और बहुत अच्छा है। ये हमारी और पहले भी बात हुई थी, इन्होंने हमसे सलाह भी लिया इस मामले पर। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा सर, आप कराइए, बेटर रहेगा। हमने अपने ऑफिस में भी किया है एक बार, शायद आपने देखा भी होगा, लास्ट ईयर मल्चिंग हमने किया था, लेकिन हमने नर्सरी पर किया था। नर्सरी ही हमने इसमें लगाई थी और उसमें अच्छा रिजल्ट मिला। इसका कई बेनिफिट हैं। एक तो मॉइस्चर ये मेंटेन करके रखता है, दूसरा वीड्स से आपका जो खरपतवार है वो भी बहुत कम आता है, और किसान को काफी लाभ होता है। पानी की भी बचत होगी साहब? पानी की भी बचत होगी श्योर, क्योंकि ये ड्रिप के थ्रू जा रहा है, ड्रिप के थ्रू, और ड्रिप से जितना ही नीड है, इसको आवश्यकता है प्लांट को, उतना ही पानी दिया जाता है। इसलिए बेटर है कि ऑप्शन अपने पास है, बहुत अच्छा है। और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा क्योंकि बेड पे लगा हुआ है, तो और इसका जो लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट है, वो भी डिस्टेंस काफी अच्छा मेंटेन किए हुए हैं। हरियाणा के किसानों को खरीफ प्याज की खेती से डबल फायदा होगा। एक तो आप फसल तैयार होने पर मुनाफा कमाएंगे, और दूसरा ये कि राज्य सरकार से आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपए भी मिलेंगे। राज्य सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ प्याज की खेती अपनाने वाले किसानों को जो अनुदान राशि दी जाएगी, वो सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी। किसी किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक इस अनुदान स्कीम का लाभ दिया जाएगा। करनाल नाबार्ड के सहायक प्रबंधक अभिमन्यु मलिक ने ये बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हर किसान को अच्छी वैरायटी और अच्छी तकनीक मिले, जिससे किसान आने वाले समय में अच्छा मुनाफा ले। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को इस पर सब्सिडी का अनुदान भी देना चाहिए। इस विधि को अपनाने से पानी की भी काफी बचत होगी, क्योंकि इसमें जो खाद पानी है वो ड्रिप के द्वारा जाता है। अधिकतर एरिया में देखा गया है कि पानी काफी कम रह गया है, और काफी एरिया ऐसे जहां पर डार्क जोन घोषित कर दिया गया है।
यह टेक्नोलॉजी उन एरिया के लिए भी मददगार साबित होगी। अगर देखा जाए तो पानी बचत के साथ साथ किसानों को अच्छी पैदावार और ज्यादा मुनाफा देने की उम्मीद है। जो अभी हम लागू कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मूल उद्देश्य था कि हमारे जो हरियाणा जो राज्य है और ख़ासकर जो हमारा करनाल उसमें ज़िला है, उसमें पैडी यानी धान की बहुत पैदावार है, जिसके कारण हमारा जो जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि अपेक्षाकृत उसमें किसानों को आमदनी भी नहीं हो पा रही है। तो उसी उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी और किसानों द्वारा भी कि किस प्रकार से हम फसल का विविधीकरण करें कि ऐसी फसलें हम लगाएं जिसमें किसान को आमदनी भी हो और वो जल का भी उतना इस्तेमाल ना हो। तो इसी के अंतर्गत हमने बहुत सारी फसलों का सोचा कि किस प्रकार से हम इसमें पैडी के अलावा कोई और फसल को ले सकें। तो एक फसल हमें प्याज इसमें समझ आई और ख़ासकर उसमें भी खरीफ वैरायटी। रबी में भी प्याज लगता है, लेकिन खरीफ में जो फ़ायदा है प्याज लगाने का वो ये है कि जो अक्टूबर नवंबर में जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय प्याज का दाम काफ़ी अच्छा रहता है। तो जब तक किसान को अच्छी इसमें आमदनी नहीं होगी तब तक वो कोई भी फसल अपनी शिफ्ट नहीं करेगा पैडी से किसी और फसल की ओर। तो खरीफ अनियन को हमने जब फाइनलाइज किया तो ना केवल हमें खरीफ अनियन इसमें लगाना था, हमने ये भी इसमें विचार किया कि किस प्रकार से उसको पूरी साइंटिफिक तरह से यानी वैज्ञानिक तकनीक से हम उसको पैदावार करें, चाहे उसमें ड्रिप का इस्तेमाल हो जिससे पानी की भी अच्छी बचत हो और बिल्कुल सही जगह पे उसमें खाद और पानी का इस्तेमाल हो और उसमें मल्चिंग का भी हो ताकि उसमें जो वीड की समस्या आती है, खरपतवार की समस्या आती है, उससे भी हम कहीं ना कहीं निजात पा सकें। तो नाबार्ड ने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया हमारे नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को, जो कि इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है नाबार्ड के साथ। और अब उसमें अभी सोइंग का समय चल रहा है। हमारा यही प्रयास है इस प्रोजेक्ट से कि इसको पहले साल हम 50 एकड़ पर करें और उससे जो फायदे हैं किसान को, क्योंकि हमें इसमें निश्चित उम्मीद है कि इसमें किसान को निश्चित तौर पर काफ़ी अधिक आमदनी होगी परस्पर वो जो धान के। तो इसलिए अगले साल उसको और भी किसान भाई हमारे जो भी आसपास हैं वो इसको देखें और इसको अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें ताकि ये पूरा जो एरिया है या रीजन है हमारा ज़िला और राज्य है, उसमें धान के अतिरिक्त कोई और फसल जिसको हम ले सकें। एक किसानों ने बताया कि सबसे पहले हम आसान तरीके से प्याज लगाते थे, जिसमें हमें नर्सरी बनानी पड़ती थी और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद जब प्याज तैयार होती थी, उसके बाद लेबर के द्वारा प्याज को खेत के अंदर लगाया जाता था। अगर बात की जाए तो उसमें समय काफी लगता था, लेकिन नया तरीका अपनाने के बाद किसानों को अब मुनाफे की उम्मीद है। ये जो डॉक्टर सरदारा जी और अपने DHO साहब और इन्होंने ये करे गांव में पहली बार किया है। इससे पानी, सबसे पहले तो इससे पानी की बचत होती है। दूसरा जो मल्टी बिछवाई हुई है, इससे मतलब कबाड़ा नहीं जानता, लेबर की बचत होती है जी। और जो पानी है, अभी दुआई है इससे पानी तो यहीं से क्रॉस हो जाता है। अभी लोग परेशानी तो है शुरू शुरू में काम में, पर मतलब इतनी नहीं, उससे कम खर्चा पड़ता है जो वैसे लाते हैं। बाकी क्या कुछ लगा रहे हैं यहाँ पर? प्याज लगा रहे जी। कौन सी वैरायटी आपने लगाई है? बस ये गंठियाँ बनाई थी जी, 2-3 वैरायटी है इसमें। लिपको भी। जो आपने ये मल्चिंग शीट लगाई है, इसका क्या बेनिफिट है? क्या इससे फायदा है? कबाड़ा नहीं जानता जी, बिल्कुल नमी रहती है ऊपर से, हवा में नमी नहीं खत्म। प्याज का पहले खुले में करते थे, उसमें बहुत इतनी इल्ड या पैदावार नहीं होती थी, खरपतवार बहुत ज़्यादा जानते थे खुले में और खार खूर भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था। अब ये जो मल्चिंग वाला और ड्रिप वाला सिस्टम से करने जा रहे हैं, इससे मतलब एक तो कबाड़ की भी नहीं जमेगा, मल्चिंग होगी और ड्रिप में पानी भी मतलब पूरा जाएगा, कहीं भी फसल ख़राब नहीं होने का कोई खतरा नहीं है पानी से। जैसे पानी से भी फसल ख़राब हो जाएगी तो इसमें पानी से फसल ख़राब होने का कोई भी खतरा नहीं है और पैदावार भी कई गुना ज़्यादा है। जो पहले विधि अपनाते थे उसमें कितना समय लगता था, कितनी मेहनत आपकी लगती थी? उसमें तो काफ़ी मेहनत थी,
बहुत ही ज़्यादा मान लो उसको लगवाना भी, फिर उसकी कबाड़ जामता था, उसकी खुदाई करानी, काफ़ी 60 लेबर लग जाती है, मतलब एक बार के खुदवाने में, और 3 बार के करीब खुदवाना पड़ता था, काफ़ी नुकसान था। खरीफ प्याज अक्टूबर नवंबर के महीने में तैयार होती है और इस वक्त प्याज का रेट कम से कम 40 से 50 रुपए प्रति किलो रहता है। यही वजह है कि किसानों को खरीफ प्याज की खेती से काफी कमाई हो जाती है। सीएम मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि किसानों की आय को बढ़ाने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। नमस्कार।